नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। मित्रों, हम जो क्लासेस ले रहे थे जिसमें हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी आपको मिल गए होंगे। ये टोटली फैक्ट बेस्ड क्लास है जो कि आपके बीपीएससी, यूपीपीसीएस इन सभी या फिर कोई भी अदर स्टेट एग्जाम इस सभी के लिए क्या है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि 70 से 80% जो कोर एरिया है जहां से हर साल प्रश्न बनते हैं, वही सारे फैक्ट हमने यहाँ पे आपको दिए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस क्लास को कम से कम 3 बार ज़रूर करके जाइएगा, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर ऐसा आप करके जाते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपको वहाँ इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। 1-1 घंटे की क्लास है, मान के चलिए लगभग 4 घंटे में आपकी ये पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएँगे, जिसमें कि अगर आप स्पीड में भी अगर आप इसको करके देखेंगे तो अगर 2 घंटे में आप इस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो दिन भर में कम से कम मान के चलिए अगर आप इसको 2 बार या 3 बार रिवाइज़ कर लेते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास समय है, ठीक-ठाक समय है, तो आप इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम से 15 दिन पहले जब आपके पास जो समय रह जाता है, उसमें आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, क्या ना करें, कौन-सा दोहराएँ, कौन-सी चीज़ छोड़ें। तो ये वो फैक्ट होते हैं जो हर कोई स्टूडेंट इन सब के नोट्स अपने बना के रखता है, ठीक है? जिस व्यक्ति ने प्री निकाला है, मेंस तक अगर पहुँचा है, तो कहीं न कहीं इन फैक्ट को रट के पहुँचा है, क्योंकि ये वो एरिया होता है जहाँ से लास्ट में यही आपका काम आता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर गलत हुए तो आप बाहर हो जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्लास की तरफ। हाँ, एक सूचना ये है कि अगर आप पहली बार इस क्लास से जुड़ रहे हैं तो आप पहले जाएंगे, वो दोनों क्लासेस आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ये तीसरी क्लास आप देखिएगा। लेकिन अगर आप ये पहले देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उन दोनों क्लास को जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जहां हमने पिछली क्लास छोड़ी थी वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एनजीटी की बात कर रहे थे, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करेंगे। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत की गई इसकी स्थापना। यह एक वैधानिक निकाय है। आदर्श कुमार गोयल प्रथम अध्यक्ष थे इसके। कौन थे? आदर्श कुमार गोयल, याद रखेंगे, आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, तो आदर्श कुमार गोयल इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश। तो ये भी याद रखेंगे कि भारत ने जो ये अचीवमेंट प्राप्त की है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद ये तीसरा देश है जिसने एनजीटी का स्थापना किया है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला फैक्ट है कर्नाटक युद्ध के मामले में। जब हम बात करते हैं कर्नाटक युद्ध की, तो हमें वो कुछ संधियां हैं जो याद आ जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से हर साल प्रश्न आपको देखने को मिलता ही होगा। तो चलिए देखते हैं, देरी नहीं करेंगे। अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो ये 1746 से 1748 तक रहा, और 1748 में एक्सला शापिल की संधि हुई थी। ठीक है, और हुआ क्या था कि अंग्रेज बनाम फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। फ्रांसीसी काफी भारी पड़े थे, लेकिन बराबरी के मामले पर छोड़ा गया था और एक्सला शापिल की संधि कर दी गई थी, और मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखें दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये भी इन दोनों के ही बीच हुआ था, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी था ये युद्ध। ठीक है, और इसमें जो संधि हुई वो पांडिचेरी की संधि थी, जो कि 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया, और 1755 में ये संधि की गई थी। ठीक है, अनिर्णित रहा ये भी युद्ध। फिर उसके बाद तीसरा युद्ध रहता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1758 से 1763, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी ये भी था, और अंग्रेज जो है इसमें पूरी तरीके से विजय हो गए थे, ये याद रखिएगा।
पेरिस की संधि की गई इसमें और पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। ठीक है, तो ये 3 कर्नाटक के युद्ध थे। ये तीनों कर्नाटक कभी-कभी जब मिलान कराने के लिए दे देता है तो एक तरफ कर्नाटक युद्ध दे देगा, एक समय सन दे देगा, संधि दे देगा, तो इस प्रकार से मिलान करने को भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला है वांडीवास का युद्ध। इसके बारे में देखें तो 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास में लड़ा गया इसको। फ्रांसीसी के ऊपर अंग्रेजों का निर्णायक जीत रहा। अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट तथा फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लैली द्वारा किया गया था। तो ये कई बार पूछा गया है, काउंट डी लैली का नाम पूछा गया है कि फ्रांसीसियों के द्वारा नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, तो काउंट डी लैली के द्वारा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल जो मैसूर है इसके बारे में देखें तो प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध है वो हैदर अली विजयी रहे इसमें। हाँ, तो हैदर अली विजयी रहे इसमें और मद्रास की संधि हुई थी। ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज बनाम हैदर अली था। ठीक है, जो 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया। मद्रास की संधि होती है इसमें और बंगाल का गवर्नर जनरल हैरी बेरलेस्ट के समय ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो 1769 में ये संधि हुई थी मद्रास की, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया और जो द्वितीय युद्ध था ये अंग्रेज बनाम ये भी हैदर अली था। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो ये मंगलोर की संधि हुई इसमें और जो मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय ये लड़ा गया था, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस शासनकाल में लड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई इसमें और अंग्रेजों ने मैसूर के आधे से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक, टीपू पर 3 करोड़ रुपए युद्ध जो क्षति नुकसान भुगतान के लिए कहा गया और जनरल गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि जो कॉर्नवालिस थे उस समय जो है गवर्नर जनरल थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। अच्छा अगला देखें तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ठीक है, मैसूर को टीपू की मृत्यु हो गई इसमें और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। लॉर्ड वेलेजली के समय ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए ये कुछ प्रमुख युद्ध थे। ये सब क्रम वगैरह पूछता है लगाने के लिए, कभी कभी संधियों का क्रम दे देगा, कभी डेट दे देगा एक तरफ, कभी मिलान करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं, ये बहुत जरूरी थे आपके लिए। अब देखते हैं कुछ जो प्रमुख पादप हार्मोन्स है ना, जो कि वृद्धिवर्धक और वृद्धिरोधक दोनों ही पूछे जाते हैं। तो जैसे वृद्धिवर्धक में देखें जैसे ऑक्सीन है, ठीक है, जिब्रेलिक अम्ल है, साइटोकाइनिन है, ये सब वृद्धिवर्धक होते हैं। अगर वृद्धि रोधक देखें तो जैसे इथाइलिन है, एब्सिसिक अम्ल है, ये सब वृद्धि रोधक होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, उसके बाद देखें सतपथ ब्राह्मण में वर्णित 12 रत्न उसकी बात की गई है। तो जैसे पुरोहित, ये सतपथ ब्राह्मण में वर्णित हैं। पुरोहित तो राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीण ग्राम का मुखिया होता था। महिषी राजा की पत्नी। बवाता राजा की प्रिय रानी। परिवृत्ति उपेक्षित रानी। सूत रथ सेना का नायक। संग्रहीता कोषाध्यक्ष। भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अक्षवाप लेखाधिकारी। पलागल विदूषक। छता प्रतिहारी या
द्वारिक, ये शतपथ ब्राह्मण में वर्णित 12 रत्न हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, कई बार ये पूछे गए हैं आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे कई बार पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख एक्ट होते हैं ना, वो पूछ लिए जाते हैं, तो उसको याद रखेंगे। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण, ये अधिनियम जो है 1974 में आया। ठीक, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वायु प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे बहुत बार पूछे गए हैं और कभी भी आपसे पूछे जाने की संभावना इसकी बनी रहती है। ठीक है, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बने वैधानिक निकाय, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड 2003, पहला है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड 2003। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं इसके। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992 में बना, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो 2007 में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2005 में। ठीक, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का जो अध्यक्ष होते हैं, और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, अगर इसकी अगर बात की जाए तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं, और केंद्र सरकार की सिफारिश किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण का प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की सिफारिश किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। उसके बाद देखें तो प्रमुख कुछ दर्रे हैं, जैसे बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बारालाचाला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, काराकोरम दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिपकीला दर्रा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, नीतीला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है, पीर पंजाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिनको आपको याद रखना है, ये आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे उत्तराखंड, इसको याद रखेंगे उत्तराखंड। तो एक याद रखना है हेमा मालिनी, इस शब्द को पकड़ेंगे तो हेमा को क्लोज कर दीजिएगा इसमें। जैसे तो ये जो ट्रिक है मालिनी वाला, ये बहुत लोग यूज करते हैं, इसको खास करके याद रखना है। जैसे माना दर्रा, मा से हो जाएगा, ली से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, और नी से हो जाएगा नीति दर्रा। ठीक है, ये तीनों ही दर्रे आपको याद हो जाएंगे मालिनी से। दूसरी चीज, आपको सिक्किम के दर्रे हमेशा भूलते होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि नाथू का सिक्का जल गया। अब सिक्का से सिक्किम हो जाएगा, नाथुला दर्रा और जेलेबला दर्रा क्या हो गया, सिक्का क्या हो गया था, जल गया था, तो जेलेपला। ठीक है, अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा, नाथू का सिक्का क्या हो गया, जल गया। नाथू का सिक्का क्या हो गया, जल गया, बस हो गया काम आपका। वहां आप जाएंगे, ऑप्शन देखेंगे, आपका काम। तो इस प्रकार से जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना कि कुछ ऐसी ट्रिक बनाया करिए। ठीक है, मैं अगर हर ट्रिक यहाँ बताने लग जाऊंगा ना आपको तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। तो कुछ ट्रिक आप भी अपना बताइएगा, और जो आपकी मजेदार कुछ ट्रिक हो तो आप मुझे भी फॉरवर्ड करिएगा। ठीक है, मैं बच्चों को बता दूंगा, इससे उनको भी याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल और जिसमें पाया जाता है, तो जैसे
बहुत पूछता है ये। तो जैसे एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। फॉर्मिक अम्ल, चींटी का डंक जो होता है ना, फॉर्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, नींबू के कुल सिट्रिक फल जैसे कि संतरा, नींबू, यहाँ पे साइट्रिक अम्ल मिलेगा। लैक्टिक अम्ल, जो दही होता है ना उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ये जो पालक वगैरह होते हैं, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, जैसे आंवला, सिट्रस फल, जैसे विटामिन सी वाले जो भी फल होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल, जैसे इमली, अंगूर, कच्चे आम, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। रट जाइएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। ठीक है, ये भी आपसे पूछता है। जैसे पुराना नाम, फिर उसके बाद आधुनिक नाम, फिर उसके बाद पुराना नाम, फिर उसके आधुनिक नाम देखेंगे। तो सभी नदियों का फोकस करेंगे। जैसे पुरुषणी, रावी नदी को पुरुषणी या पुरुषणी भी बोलते हैं। ठीक है, तो रावी नदी का पुराना नाम क्या है? पुरुषणी। वितस्ता झेलम का नाम है। अस्किनी, चिनाब, तो अस्किनी का नया नाम क्या है? आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। चिनाब को ही क्या बोलते हैं पुराने नाम से? अस्किनी। ठीक है। व्यास का पुराना नाम क्या है? विपाशा। ठीक। गोमल, जो गोमती नदी है, और कुमु, जो कुर्रम नदी है उसको कुमु बोलते थे। काबुल जो नदी है उसको कुबा बोलते थे। ठीक है। स्वात जो नदी है उसको सवास्तु बोलते थे। घग्गर जो नदी है इसको दृष्टवती बोलते थे, दृष्टवती, इसको याद रखेंगे। सतलुज, सतुद्री, पुराना नाम क्या है इसका? सतलुज का सतुद्री है। गंडक का पुराना नाम क्या है? सदानीरा। ठीक है। और सिंधु नदी का जो पुराना नाम है वो है हिरण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। अगर संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष देखें तो जैसे संघीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। संघीय संविधान समिति, ये संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्षों के बारे में बात हो रही है। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति बहुत बार पूछा गया है, बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित दोनों संबंधी सलाहकार जो समिति है, इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। मूल अधिकार उप समिति जो थी, वो समिति थी, ये उप समिति है, इसके अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। उसके बाद देखें संविधान समितियों के बारे में, तो पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित उप जो समिति है उसके एवी ठक्कर अध्यक्ष थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कार्य संचालन संबंधी समिति, के एम मुंशी इसके अध्यक्ष थे। सदन समिति, बी पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति, जीवी मालवंकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक। उसके बाद देखें वेद एवं उनसे संबंधित पुरोहित, बहुत पूछा है ये भी आपसे। जैसे ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको होता या होत्र कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? होता। ठीक है। सामवेद उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है, और अथर्ववेद के जो पुरोहित है उनको ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां जिन्होंने की थी, जैसे कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। ये किसने कहा था? तो ये डफरिन ने कहा था। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, किसने कहा था? करजन ने कहा था। ठीक है। अगला, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, ये किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। ये कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये कहा था। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त जी ने कहा था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय जी ने कहा था।
कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ये किसने कहा था? ये कहा था बिपिन चंद्र पाल जी ने, ठीक है? तो ये कुछ प्रमुख टिप्पणियाँ थी जो कि कांग्रेस पे की गई थी, ये भी आपसे कई बार पूछी जाती हैं। अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का जो मत था, क्या मत था? जैसे यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? तो ये बी.डी. सावरकर जी ने कहा था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा था? तो डिज़रायली जी ने कहा था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये किसने कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस एवं शीले जी द्वारा ये कहा गया कि ये केवल पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ठीक? उसके बाद देखें तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये किसने कहा था? तो जेम्स आउटरम ने कहा था ये। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स जी ने कहा था ये, ठीक? उसके बाद देखें तो ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये किसने कहा था? तो एल.ई.आर. रीस ने इसको कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अशोक के जो तृतीय शिलालेख में उल्लिखित कुछ अधिकारी हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछता है, ठीक है? जैसे कि प्रादेशिक, तो ये जो प्रादेशिक है, ये मंडल के प्रधान होता था, वर्तमान मंडलायुक्त के समान, और इसे न्यायिक कार्य भी करना होता था। उसमें दूसरा देखें रज्जुक, ये प्रादेशिक था। दूसरा है रज्जुक, अगर इसकी बात की जाए तो वर्तमान जिलाधिकारी के समान था रज्जुक, ठीक है? आप भी रज्जुक बनना चाहते हैं? चलिए, राजस्व न्यायिक कार्य इसके कार्य थे इसके, ठीक है? अब उसके बाद देखें युक्त या युक्ति, ये राजस्व वसूलना तथा उसका लेखा जोखा रखना, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों को लिपिबद्ध करना तथा इन निर्णयों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करना, इसका कार्य था, ठीक है? तो ये प्रादेशिक, रज्जुक, युक्त, युक्ति, ये आपके किस में वर्णित हैं? तो अशोक के जो तृतीय शिलालेख है ना, उसमें ये वर्णित हैं। चलिए अगला है पंचवर्षीय योजनाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। पहली पंचवर्षीय योजना, अवधि थी इसकी 1951 से 1956 तक। हेरोड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। कृषि को प्राथमिकता दी गई इसमें, ठीक है? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1956 से 1961 तक, पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी और भारी उद्योगों पर बल दिया गया। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, इसी समय की गई थी, ठीक है? तीसरी है पंचवर्षीय योजना, जो कि अवधि 1961 से 1966 तक चली। जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर यह आधारित थी। कृषि व उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। बोकारो की स्थापना, ठीक है? और इस योजना के दौरान कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर रही। उसके बाद देखें चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से 1974 तक चली। गॉडगिल मॉडल पर यह आधारित थी। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति व स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया। कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही इसमें। आपको याद होगा कि हरित क्रांति ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संपोषित विकास को अपनाया गया इसमें। स्वयं पोषित जो है विकास था उसको अपनाया गया, यानी कि आत्मनिर्भर भारत जैसी बातें इसमें कही गई। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजना, अवधि 1974 से 1978 तक। गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता व शून्य विदेशी सहायता। आत्मनिर्भरता पे बात होना शुरू हो गई है। उसके बाद देखें तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 की शुरुआत की गई। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में चलाया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया, जो कि 1977 से 1978 के बीच। अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया। ये सब पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चलाया गया? 20 सूत्री कार्यक्रम कब चलाया गया? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब चलाया गया? ये सब पूछा जाता है आपसे, ठीक है? अंत्योदय कार्यक्रम 1977 से 1978 की शुरुआत में चलाया गया। इसके दौरान आपातकाल लगाया गया और इस वर्ष 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था इसको, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए छठी पंचवर्षीय योजना, तो गरीबी उन्मूलन व रोजगार में वृद्धि पर बल दिया गया।
1980 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1982 में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 1985 से 1980 तक चली। भोजन, काम व उत्पादकता का नारा दिया गया इसमें। 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लाया गया। 1989 में जवाहरलाल रोजगार योजना दी गई। ठीक है। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच चली यह योजना, जिसमें मानव विकास पर बल दिया गया। 1993 में पीएम रोजगार योजना चलाई गई। 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। मैला ढोने की प्रथा की पूर्ण समाप्ति का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना, अवधि इसकी थी 1997 से 2002। ठीक है। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया इसमें। वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग को शामिल किया गया इसमें। ठीक है। महिला अंश योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक। उसके बाद आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक चलाई गई। इसमें गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 तक। ठीक है। तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया। शिक्षा के लिए विषय वस्तु की जो थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की गई। 8 नए आईआईटी की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि पूरी तरीके से पंचवर्षीय योजना के रूप में नहीं चल पाई, लेकिन ये 2012 से 2017 के बीच में रही। मतलब जो इसका समय निर्धारित था 2012 से 2017 तक, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि 2014 में सरकार बदल जाती है और इसकी समाप्ति कर दी जाती है, और अब वहां पे योजना आयोग की जगह नीति आयोग का स्थापना किया जाता है। ठीक है। तो इसकी अगर बात की जाए तो इसमें तीव्र, अधिक समावेशी, धारणीय विकास पर बल दिया गया। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हेतु 4% वृद्धि दर का अनुमान रखा गया। सामाजिक सेवाओं में सर्वाधिक व्यय के बारे में बात कही गई। ठीक है। अब कुछ स्पेशल जुड़े प्रमुख भारतीय जो संस्थान है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये कहाँ है? देहरादून। ठीक है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये हैदराबाद में है। स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर, ये अहमदाबाद में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये बेंगलोर में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा, ये हासन, जो कर्नाटक से होती है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ये तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये श्रीहरिकोटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित जो विषय हैं, तो कुछ शिलालेख हैं यहाँ पे, सभी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला जो शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ये पूछा गया है आपसे, पशु बलि की निंदा अशोक के किस शिलालेख में की गई है? तो पहले में ही की गई है। दूसरा, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है इसमें। ठीक है। तीसरे की अगर बात की जाए तो इसमें राजकीय अधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। ठीक है। चौथे में कहा गया है, चौथे शिलालेख में, कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। इसमें पूछा गया, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है। पांचवा, धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बात कही गई है। छठवां, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है इसमें। सातवां और आठवां, अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है 7वें और 8वें शिलालेख में। 9वां जो शिलालेख है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। 10वां जो शिलालेख है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ठीक है। 11वां जो शिलालेख है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। ठीक है। 13वां शिलालेख, 13वें शिलालेख की बात की जाए तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है, जहां उन्होंने धम्म प्रचारक भेजे थे। ठीक है। तो 13वां शिलालेख में, ये कई बार आपसे पूछा गया कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में है।
फिर उसके बाद 14वां शिलालेख, जो कि अशोक ने जनता के लिए धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है इससे। ठीक है, तो ये थे 14 शिलालेख। अब उसके बाद देखते हैं ऊर्जा या करंट का परिवर्तित करने वाले जो डिवाइस होते हैं ना, ये डिवाइस भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। जैसे विद्युत मोटर, तो ये किसको, ऊर्जा को किस में और किसके द्वारा कन्वर्ट करती है, तो ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है ये। डायनमो की बात की जाए तो ये यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है और ये विद्युत चुम्बकीय पर आधारित होती है। ठीक है, उसके बाद रेक्टिफायर, ये एसी करंट को डीसी में बदलती है। और इन्वर्टर, ये डीसी करंट को एसी में बदलता है। और ट्रांसफार्मर, ये एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी के प्रकार हैं अगला टॉपिक हमारा। तो सबसे पहले देखेंगे घर्षण बेरोजगारी। एक रोजगार को छोड़ करके दूसरे रोजगार के मिलने के बीच की अवधि, इसको क्या बोलते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण जनित बेरोजगारी, छटनी बेरोजगारी। ठीक है, और इसे खोज या स्वैच्छिक बेरोजगारी भी माना जाता है, इसको याद रखेंगे। और यह विकसित देशों में पाई जाती है। उसके बाद है दूसरी संरचनात्मक बेरोजगारी। कौशल के अभाव के कारण जनित जो बेरोजगारी होती है, भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि कपड़ा है, हाथ से बुनना था, लेकिन मशीनों का प्रयोग बढ़ा, तो जो लोग हाथ से बुन रहे थे, अब उसकी स्ट्रक्चर के यानी संरचना के हिसाब से वो, उनके पास वो उतना कौशल नहीं है, तो क्या होंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, या कोई टेक्नोलॉजी है, अब कोई टेक्नोलॉजी है, कोई बड़ी मशीन है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे इसकी वजह से जब भी ये एंटर करेगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो बेरोजगारी कौशल के अभाव में जो जनित होती है, वो बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। और भारत में सर्वाधिक ये बेरोजगारी देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखें प्रछन्न बेरोजगारी, ये भी भयंकर है। ठीक है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों, जैसे मान लीजिए कृषि है। ठीक है, अब दो, मान लेते हैं बीघा खेत है और दो लोग आराम से इसको कर सकते हैं, मान के चलते हैं, लेकिन परिवार में 5 सदस्य हैं और पांचों सदस्य इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो छिपी हुई बेरोजगारी है, इसी को बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, इसमें व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 बीघा खेत है और इसमें मान के चलते हैं कि 20 बोरी गेहूं उगाते हैं ये 2 लोग मिलकर के, लेकिन पूरा परिवार लगा है, तब भी इसमें 20 बोरी हो रही है, तो उत्पादकता भी तो नहीं बढ़ी ना, काम तो उतना ही हो रहा है। तो इसलिए सीमांत उत्पादकता शून्य होती है इनकी। यह विशेषकर कृषि या असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसम जनित बेरोजगारी होती है, विशेष करके कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है ये। जैसे मान लीजिए गेहूं की कटाई होगी, तब लोगों की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 महीने फिर बैठेंगे, फिर अगली फसल कोई होगी उसके लिए काम करेंगे, फिर उसके बाद फिर बैठेंगे, फिर जब उसकी कटाई होगी तब उसके काम में आएंगे। जैसे अभी मान लीजिए धान है, अब धान की रोपाई हो रही है, तो लोग काम कर रहे हैं, फिर धान की रोपाई हो जाएगी, उसके बाद 2 महीने उनके पास समय है। तो ये जो मौसम के अनुसार उनके पास रोजगार मिलता है, इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, अब उसके बाद देखें चक्री बेरोजगारी। तो स्फीति या मंदी के कारण, यानी कि जो मुद्रास्फीति है या मंदी है, उसके कारण जनित बेरोजगारी जो होती है, उसको बोलते हैं चक्री बेरोजगारी। भारत में इसके आंकड़े नगण्य हैं, विशेष करके विकसित देशों में पाई जाती है ये। उसके बाद देखें भारत में आर्थिक नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है ये। आर्थिक नियोजन की जब बात की जाती है, तो जैसे कुछ समितियां बनी, जिन समितियों ने इसके बारे में बात कही है। जैसे सबसे पहले देखेंगे प्लान टू इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये 1934 में विश्वेश्वरैया में लिखी गई है और इसमें सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की चर्चा की गई। ठीक है,
प्लान टू इकोनॉमी फॉर इंडिया जो बुक है, ये 1934 में विश्वेश्वरैया ने लिखी और सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की इसमें चर्चा की गई थी। इसमें आर्थिक विकास हेतु 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रारंभ करने की बात कही गई है। ठीक है? तो अगर पंचवर्षीय योजना है ना, तो इससे पहले जो कुछ समितियां हैं, कुछ सुझाव हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति, ये 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठन हुआ इसका, और पंडित नेहरू की अध्यक्षता में इसका जो गठन किया गया। बॉम्बे प्लान, ये 1944 में लाया गया और बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा ये लाया गया था। ठीक है? इसके सूत्रधार आरदेशिर दलाल थे। प्रत्येक 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने तथा अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने का लक्ष्य इसमें रखा गया। फिर उसके बाद देखें तो नियोजन तथा विकास विभाग 1944 में स्थापना की गई इसकी, और फिर उसके बाद गांधीवादी योजना 1944 में ही श्रीमन नारायण द्वारा इसकी स्थापना की गई और विकेंद्रीकृत आर्थिक मॉडल पर ये आधारित थी। कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया गया था इसमें। ठीक है? उसके बाद देखें पीपुल्स प्लान 1945 में एम एन राय द्वारा 19 वर्ष की अवधि हेतु किया गया और कृषि पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया इसमें। मूल विशेषता ये थी कि समस्त कृषि एवं उत्पादकता का राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है? उसके बाद था सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा लाया गया। कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग पर बल दिया गया इसमें। उसके बाद है योजना आयोग, जो कि आपको पता है, आप पंचवर्षीय योजना के माध्यम से इसको पढ़ते हैं। 15 मार्च 1950 में स्थापना की गई। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया और भारत में पंचवर्षीय योजना का विकास करना। ठीक है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी 6 अगस्त 1952 को स्थापना की गई। योजना आयोग की सिफारिश पर पीएम द्वारा अध्यक्षता की गई इसकी, पीएम के द्वारा। संविधान नेत्र निकाय था ये। नियोजन के लिए सर्वोच्च संस्था थी ये। योजना आयोग का सचिव यानी एनडीसी का भी सचिव होता था। ठीक है? योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करना था और समय समय पर योजना का मूल्यांकन करना था इसका कार्य। चलिए उसके बाद देखते हैं कुछ समितियां, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इनके बारे में ये भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर लोक लेखा समिति की बात की जाए तो इसका गठन 1921 में, ये सबसे पुरानी है। कुल सदस्य इसमें 22 होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है? लोकसभा से कितने? 15 और राज्यसभा से कितने? 7। टोटल कितने होते हैं? 22 सदस्य। उसके बाद देखें कार्यकाल इनका 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यानी विपक्ष का नेता। विनियोग लेखा व कैग की रिपोर्ट की जांच करती है ये। कैग इसकी बैठक में भाग ले सकती है और अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को देती है ये। ठीक है? उसके बाद देखिए प्राक्कलन समिति के बारे में। तो प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ। जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया। सबसे बड़ी समिति थी ये और कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 30 हैं। उसमें कितने थे? 22 थे और इसमें कितने हैं? 30 हैं। ये याद रखेंगे। सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ये 300 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से ही होते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है इसका भी। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्ताधारी पार्टी से होता है। मितव्ययिता, कार्यकुशलता व प्रशासन में सुधार संबंधित इससे काम होते हैं इसके। उसके बाद देखते हैं सरकारी उपक्रम समिति। अगर समितियों को बहुत डीपली जाकर के पढ़ना हो आपको, तो मैंने पॉलिटी का जो क्लास कराया है मैराथन में, जो कि आपका यूपीएससी के माध्यम से, उस पर आप जाएंगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट के मैंने वो उसमें कराए हैं। उसमें जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है उसमें आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे सारी चीजें। ठीक है? पूरी की पूरी पॉलिटी वहां पे बहुत अच्छे से कवर कराई गई है। चलिए सरकारी उपक्रम समिति के बारे में देखें तो गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया। कुल सदस्य इसमें 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7 होते हैं। कार्यकाल इसका भी 1 वर्ष होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और सरकारी उपक्रम के संदर्भ में कैग की रिपोर्ट जांच करना। ठीक है? उसके बाद है जो आपके डीपीएसपी हैं, इसके सिद्धांतों की प्रकृति पर विभिन्न विचार जो हैं उसके बारे में बात कही गई है। तो चलिए इनको देख लेते हैं विचारों को, क्या क्या है विचार। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर विभिन्न विचार। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, किसने कहा? पन्नीकर के विचार हैं ये। ठीक है?
आर्थिक लोकतंत्र बी आर अम्बेडकर, नैतिक उपदेश बी एन राव, नैतिक आर्थिक सिद्धांत जी एन जोशी, पुण्य आकांक्षा जैनिक्स और सामाजिक क्रांति की प्राप्ति आस्टिन ने कहा है। ऐसा चेक जिसे बैंक की सुविधा अनुसार भुनाएगा, ये के टी शाह जी ने कहा है इसको। ठीक है। संविधान की जीवन देने वाली व्यवस्था, ये एल एम सिंघवी ने कहा है। भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है ये, तो ये टी टी कृष्णामाचार्य जी ने कहा है इसको कूड़ाघर। ठीक है। भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा है। लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा यंत्र के सी व्हीलर के द्वारा इसको कहा गया है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कुछ अधिवेशन, जैसे लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ लखनऊ में ये। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने। ठीक है। देखिए, इसको याद रखने के लिए ना एक चीज याद रखिएगा कि 1916 में ना जो कांग्रेस थी, इस कांग्रेस के दो गुट हो गए थे, नरम दल, नरम दल और गरम दल। कब हुए थे? 1907 में। 1916 में ये दोनों ही क्या कर दिए गए, ये जोड़ दिए गए, मिला दिए गए 1916 में। और साथ ही जो मुस्लिम लीग थी, इस मुस्लिम लीग को भी साथ में ले लिया गया। तो एक चीज याद रखेंगे, ट्रिक बताता हूं मैं आपको, कि तिलक और बेसेंट एनी बेसेंट, इन दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इनको साथ लाने के लिए। तो ये याद रखना है कि तिलक और एनी बेसेंट ने मजबूर कर दिया साथ में आने के लिए 1916 में। अब मजूमदार आपको याद रहेंगे, तिलक आपको याद रहेंगे, एनी बेसेंट आपको याद रहेंगे। इसको मजबूर कर दिया कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को साथ आने के लिए। ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी जिससे आपको याद रहेगा। अब पढ़ते हैं। तो अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार जी थे। गरम दल व नरम दल का समन्वय किया गया इसमें, इन्हीं बेसेंट के सहयोग से हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया इसमें। ठीक है। और लखनऊ समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। इस समझौते को कराने में तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लखनऊ समझौता के बाद सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत कहा। अब आपको याद रखना है कि जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत किसने कहा है? तो सरोजनी नायडू जी ने कहा था। ठीक है। तो संज्ञा दी थी इसकी। इस सम्मेलन में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का प्रस्ताव, पाकिस्तान का प्रस्ताव 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की मांग रखी गई। 1930 में मोहम्मद इकबाल द्वारा रखी गई थी। 1933 में नाउ एंड नेवर पैम्पलेट में चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। 1940 के लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव लाया गया। अध्यक्षता जिन्ना के द्वारा की गई। प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। फजलुल हक ने प्रस्तुत किया इसको और खजीमुल्लाह द्वारा प्रस्ताव को समर्थन दिया गया। तो ये सारी चीजें थी जो कि पाकिस्तान के प्रस्ताव से संबंधित यानी रिलेटेड थी, जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं भारत के स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। 1875 में इसकी स्थापना की गई। एशिया का सबसे पहला ये स्टॉक एक्सचेंज था। बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स है और बीएसई सेंसेक्स में 30 कंपनियां शामिल हैं। कितनी हैं? 30 कंपनियां। बीएसई गिनेक्स सूचकांक में 25 कंपनियां शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। उसके बाद देखें प्रमुख वैदिक कालीन अधिकारी कौन कौन से हैं? वैदिक कालीन अधिकारी जैसे भागदूत, राजस्व कर जमा करने वाला। छत्ता, द्वारपाल, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, बावाता, प्रियरानी, सूत या रथ सेना का प्रमुख एवं राजकीय कवि, राजपति ये चारागाह का प्रधान, स्पस गुप्तचर, उपस्थित एवं इम्य राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी। ठीक है। उसके बाद तहकीक हिंद अलबरूनी, एक मिनट कुछ मिस्टेक है।
कुछ मिस्टेक है। तो ये कुछ बुक्स हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो जैसे तहकीक-ए-हिंद अल-बरूनी जी के द्वारा, तारीख़-ए-मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंद के द्वारा, ताज-उल-माशिर हसन निजामी के द्वारा, ख़याल-नुल फुतूह अमीर खुसरो जी के द्वारा, तारीख़-ए-अलाई अमीर खुसरो के द्वारा, तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा, ब्रह्मसूत्र रामानुजन के द्वारा, तारीख़-ए-मोहम्मदी मोहम्मद बेहमद खान के द्वारा, मुनशत-ए-महरू मुल्तानी के द्वारा, तारीख़-ए-सिंध मीर मोहम्मद मशरूम के द्वारा, प्रजन्म राघव जयदेव के द्वारा और पदयुम्नाभ्युदय ये रविवर्मन के द्वारा, पार्वती परिणय ये वामन भट्ट के द्वारा, पृथ्वीराज रासो ये चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है, चांवत्ती कल्याणम ये कृष्णदेव राय के द्वारा और ईशलदेव रासो ये नरपतिनाथ के द्वारा, चंदावत मुल्ला दाऊद, अलखंड ये जगनिक के द्वारा, तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही ये ज़ियाउद्दीन बरनी जी के द्वारा लिखी गई है और फ़तवा-ए-जहांदारी ज़ियाउद्दीन बरनी, तबाकर-ए-नाशिर ये मिनहाज-उल-सिराज के द्वारा लिखी गई है, ठीक। फिर उसके बाद देखें मुगल काल के कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे दीवान इनकी ज़िम्मेदारी राजस्व और वित्त विभाग संभालना था, वज़ीर-ए-तफ़वीज़ इनके ज़िम्मे असीमित अधिकारी थे और जो वज़ीर-ए-तनफ़ीज़ होते थे इनके ज़िम्मे सीमित अधिकारी होते थे, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे वज़ीर-ए-तफ़वीज़ और तनफ़ीज़, ठीक है। दीवान-ए-तन ये साम्राज्य की जागीर और वेतन संबंधी कार्य देखना इनका कार्य होता था। दीवान-ए-वयूतात ये शाही कारखानों का अधीक्षक होते थे, अधीक्षक, ठीक है। और दीवान-ए-मुस्तौफ़ी ये आय और खर्च का निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। उसके बाद मीर बख्शी ये तो आपने सुना ही होगा कि मुगल काल में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था और ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, ठीक। उसके बाद देखें तो सद्र-उस-सुदूर ये धार्मिक मामलों में बड़ा अधिकारी था, ये धार्मिक मामलों में बादशाह के सलाहकार होते थे, ठीक है। काज़ी-उल-कुज़ात ये प्रांत और नगरों में काज़ियों की नियुक्ति करते थे और बादशाह की राजधानी में नहीं होने पर ये बादशाह की जगह प्रधान काज़ी काम करते थे, ठीक। उसके बाद देखें मुहत्सिब ये नैतिक आचरण से संबंधित अधिकारी होते थे और मीर-ए-आतिश जो है यह तोपखाना विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक। उसके बाद दरोगा-ए-डाक ये डाक विभाग और गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। मीर-ए-बहर ये नौसेना का प्रधान अधिकारी होता था। मीर-ए-बर्र ये वन विभाग का अधीक्षक होता था, बर्र से याद रखिएगा। फौजदार सरकार जिले का प्रमुख अधिकारी होता था, इसके जिम्मे जिले की कानून व्यवस्था होती थी, ठीक। उसके बाद देखेंगे अमलगुजार ये जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी होता था और इसका काम लगान वसूलना था, ठीक। वाकया-नवीस ये समाचार लेखक जो राज्य सभी समाचारों से केंद्र को सूचित करना था। उसके बाद है खुफिया-नवीस ये गुप्त पत्र लेखक होते थे और हरकारा ये जासूस व संदेश वाहक होते थे, ठीक। लास्ट है तितिक्षी ये दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को जो है खबरों के लिए होते थे। उसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कुछ शब्द हैं, ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं, जैसे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो संसाधनों का विनाश किए बिना, ठीक है, हम संसाधनों का उपयोग तो करें लेकिन उनका दुरुपयोग ना करें, यानी आने वाली जो भावी पीढ़ी हम उनको गाली ना दें, हम पानी खत्म कर दें, एनवायरनमेंट एकदम तहस-नहस कर दें, पेड़ों को काट दें पूरी तरीके से, ऑक्सीजन की तो ऐसा ना करें, हम ऐसा जो विकास करें, हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिसमें भावी पीढ़ी को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधनों का प्रयोग हो सके, ठीक है। और ये जो सतत विकास की जो अवधारणा आई वो ब्रटलैंड कमीशन 1997 में जो एक रिपोर्ट छपी थी अवर कॉमन फ्यूचर, इसमें इसकी धारणा को पेश किया गया, ठीक। उसके बाद देखें पर्यावरण आकर्षक ये प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना पर्यावरण अपकर्षण होता है, माफ करिएगा अपकर्षण मतलब है इसका, ठीक है। तो पर्यावरण अपकर्षण का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। उसके बाद देखिए इको मार्क, इको मार्क आपने देखा होगा ये पूछा गया है पिछली बार कि पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों को दिया जाने वाला एक मार्क होता है उसको इको मार्क कहते हैं, ठीक है, जो पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित हो। उसी प्रकार से एग मार्क भी पूछा गया आपसे, जैसे कि कृषि खाद्य उत्पाद पर दिया जाता है, ये आरओ में भी पूछा गया था और पीछे में भी, ठीक है। उसके बाद देखें ग्रीन वॉश, ये पर्यावरण के संबंध में झूठे वादे करना, यानी कि पर्यावरण को लेकर के आप झूठे वादे कर रहे हैं तो उसको ग्रीन वॉश बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखें आवास,
तो एक विशेष स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। लैंटिक आवास, देखिए लैंटिक आवास जो स्थिर जल भराव के जो स्थान होते हैं ना, जैसे तालाब है, वेटलैंड है, लेक है, तो ये सब जो आवास है वो लैंटिक आवास कहलाते हैं। और लोटिक आवास वो आवास होता है जैसे नदी है, नदी में जो बहते जल में जो आवास बनाते हैं उन्हें बोलते हैं लेटिक आवास, तो बहते जल की आवास जैसे कि नदी, ठीक। नीचे होता है, नीचे इसे किसी जीव द्वारा अपने पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई जाने वाली कार्यात्मक भूमिका के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे ग्रीनेल्स द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा? ग्रीनेल्स के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम तो जीवों का समुदाय और साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। एजी टांसले द्वारा प्रयोग किया गया था इसका पहली बार, ठीक। तो एजी टांसले को याद रखें इकोसिस्टम को लेकर के। उसके बाद अब वहन क्षमता, क्या होती है वहन क्षमता? तो किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है उसे बोलते हैं वहन क्षमता। जैव आवर्धन, फूड चेन में भारी धातुओं का प्रवेश तथा विभिन्न पोषण स्तरों पर इन धातुओं की बढ़ती सांद्रता जैव आवर्धन कहलाती है, ठीक है। जैव संचय और जैव आवर्धन दो शब्द मिलेंगे आपको। पारिस्थितिकी पदछाप, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप जाएंगे इसी चैनल पे, जो रिवीजन सीरीज है उसमें मैंने आपका पॉलिटी, इन्वायरमेंट और साइंस भी आपका चल रहा है, साथ ही आपका हिस्ट्री, कल्चर वगैरह पढ़ाया गया है। तो आप जाएंगे उसमें इन्वायरमेंट वाले ऑप्शन में, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, अच्छे से बताया गया आपको। चलिए, पारिस्थितिकी पदछाप, सॉरी माफ करिएगा, पारिस्थितिकी पदछाप ये एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि, ठीक है, होती है, इसको पदछाप बोलते हैं। इसका मापन भूमंडलीय हेक्टेयर में किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखें इकोटोन, कई बार पूछा गया है। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को ही जैव विविधता कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोशन ने किया था। किसने किया था? वाल्टर जी रोशन ने किया था। अब उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी देखेंगे, कुछ तकनीक है, जैसे कि जानवरों को या पक्षियों को या फिर जो भी जीव हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको उनको संरक्षण देने के लिए एक होता है इन सिटू और एक एक्स सिटू। तो इन सिटू तकनीक वो तकनीक होती है जिसको उसी स्थान पर, जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपका ये घर है, ठीक है, और आप यहाँ पे रहते हैं। अब आपको संरक्षण देना है, तो आपको संरक्षण देने के लिए क्या होगा कि आप कहें कि मोदी साहब से कि मोदी साहब बचा लीजिए हमको, हमको नुकसान है, लोग हमको मारना चाहते हैं, तो कहेंगे मोदी जी के पास दो ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है कि कहेंगे चलो ठीक है, हम यहीं पे आपके चारों तरफ पुलिस लगा दे रहे हैं, मतलब आपको यही संरक्षण दे दिया आपके घर के साथ। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि चलो मेरे पास आ जाओ तुम, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से, तो इंस्टीट्यूट का मतलब ये है कि आप जहाँ रहते हैं ना वहीं पे आपको संरक्षित कर दिया गया, यानी कि उसी स्थान पर संरक्षण, जैसे कि नेशनल पार्क वगैरह। लेकिन अगर मोदी जी ने अगर आपको अपने पास बुला लिया है कि यहाँ हाँ मेरे पास, मैं आपको संरक्षण दूंगा, तो इसको बोलते हैं एक्सिट्यूट, जैसे कि अन्य स्थान पर ले जाकर के संरक्षण देना, जैसे जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लाइकेन। शैवाल और कवक के बीच ये संयोजक होता है लाइकेन, और ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है, ठीक। यूट्रोफिकेशन किसे बोलते हैं? तो जल में पोषक तत्व की जो अधिकता हो जाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस की क्या हो जाती है? अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए, और ये जल प्रदूषण से संबंधित है, ठीक। उसके बाद देखते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ। ये पानी में घुलित ऑक्सीजन होती है जो समुद्री जीव का उपयोग करते हैं इसका, ठीक। मान लीजिए पानी है भरा हुआ, इसमें जो भी ऑक्सीजन घुलित है उसको बोलते हैं डीओ, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, और इसमें जो जीव होते हैं उसका जो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या होता है ये? तो कार्बन पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करने हेतु तो डीओ की मांग जो है होती है, और ये जल प्रदूषण का सूचक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो ऑक्सीजन घुलित है, अब जितने जीव हैं उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए तो वो डिमांड करेंगे उस ऑक्सीजन की, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अगर इसमें गड़बड़ी होती है, डिमांड बढ़ती है, तो आप देखेंगे कि जब ऑक्सीजन कम होने लगती है पानी में से तो वो बदबू आने लगती है, देखा होगा आपने। कहीं अगर आपके पास पानी भरा हो और काफी समय से भरा हो, तो उसमें जब बैक्टीरिया ज्यादा पनप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अचानक से उसमें बहुत तेज बदबू गंध आने लगती है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई उसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं ग्रीन मफलर। यहाँ अगर देखिए ज्यादा डिस्कस करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगी, जो आपके लिए नुकसान होगा। मैं यहाँ पे वही टारगेटेड है जो कि क्वेश्चन बनने हैं और आप रिवीजन के माध्यम से यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, ग्रीन मफलर ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक होती है।
जैव उपचार क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा पर्यावरण से जहरीले पदार्थों का निष्कासन उपचार कहलाता है। ठीक है। उसके बाद देखें जैव निम्नीकरण, ये क्या है? तो जैव निम्नीकरण सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक। उसके बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ कानून है। पहले भी हम इसमें से कुछ देख चुके हैं, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010। उसके बाद अब भारत की कुछ महत्वपूर्ण घाटियां हैं। तो एक काम करते हैं, आज क्लास हम यहीं पर रोकेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, है ना? आप अपना ख्याल रखिए, इसी प्रकार से आप अपना हमें समर्थन देते रहिए। अच्छा लगता है आप लोग लाइक कमेंट करते हैं, खुशी होती है और मोटिवेशन भी मुझे मिलता है। ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय।